आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोग पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का अध्ययन अच्छे प्रकार से हम लोग कंप्लीट कर लिए। पार्टिसिपल के जितने भी नियम हमको बताए गए, हम सारे नियमों को समझ गए और उसके ऊपर जो भी आप एक्सरसाइज प्रारंभ किए थे उस एक्सरसाइज के हम लोग 10 सेंटेंस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वहां तक के सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और आप लोगों ने उसे कॉपी पे अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। और आप लोग होमवर्क के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जिसको जब हम पढ़ते हैं वो लोग सही आंसर देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी जितने लोग और भी वीडियोस देखते हैं सभी लोग उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास किया करें, जिससे हम जज कर पाएंगे कि आप लोग सारी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत भी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर जी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जिस एक्सरसाइज को कर रहे थे अभी हम लोग उस एक्सरसाइज में कुछ और सेंटेंसेज लेते हैं और सिंथेसिस के कंसेप्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग अपने नोट्स खोल लिए होंगे और आज के पहले सेंटेंस की तरफ सब लोग बढ़ेंगे। तो लल्ला, जो आज का पहला सेंटेंस है आप लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाइएगा। हम लोग जहां तक किए थे, जो नंबर तक आप लोग सेंटेंस कर चुके थे उसी के आगे करिएगा। हम यहां पे आज का पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल लिखिएगा। आज का पहला सेंटेंस है आई फेल्ट स्लीपी। आई फेल्ट स्लीपी। और दूसरा आई वेंट टू स्लीप। I went to sleep। अब ये दोनों सेंटेंसेस हम लोग ध्यान से देखेंगे और हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको किस पार्टिसिपल के नियम द्वारा बना सकते हैं। पहले वाक्य का अर्थ है कि आई मतलब मैंने, फेल्ट मतलब महसूस किया, स्लीपी मतलब क्या होता है, जो नींद आने की दशा होती है, नींद आने की दशा में अपने आप को महसूस किया, मतलब मैंने निद्रा के वशीभूत अपने आप को क्या किया, महसूस किया। कह रहा आई वेंट टू स्लीप, और मैं कहाँ चला गया, सोने चला गया। तो निद्रा आने को उसने महसूस किया, मैंने महसूस किया और मैं सोने चला गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक समान है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। यहाँ महसूस करना है, यहाँ जाना है, और दोनों में कारण परिणाम का संबंध है। क्योंकि मैंने निद्रा की अवस्था को महसूस किया, नींद आने की स्थिति को महसूस किया, इसीलिए मैं सोने चला गया। तो कारण परिणाम का भी संबंध है। और जैसे ही नींद आने की स्थिति को मैंने महसूस किया होगा, मैं तुरंत ही सोने चला गया हूँगा। तो इसका मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू यहाँ क्या है, जीरो है। जहाँ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होता है वहां से कौन सा पार्टिसिपल हम लोग प्राप्त करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्राप्त करते हैं। तो जब हम लोग इसको सिंथेसाइज करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग फील जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो हो जाएगा फीलिंग स्लीपी, यानी निद्रा की अवस्था या निद्रा की स्थिति को देखते हुए या निद्रा की स्थिति होने के कारण कह रहा है कि आई, अब यहाँ दोनों जगह पे आई है तो हम लोग आई लिख देंगे। आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। हम लोग आज के दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, चलो ध्यान दें। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। दूसरा सेंटेंस ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। अब पहला सेंटेंस ही मतलब उसने वर्कड मतलब कार्य किया, हार्ड मतलब बहुत कठिन, उसने बहुत कठिन कार्य किया। ही फेल्ट टायर्ड, करा ही मतलब उसने, फेल्ट मतलब महसूस किया, टायर्ड मतलब थका हुआ। करा उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत कठिन मेहनत किया। जैसे आप लोग पढ़ाई में मेहनत करते हो, जिसमें चिंतन करते हो, विचार करते हो, सोचते हो, उससे मानसिक ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं, मतलब अपने शरीर के द्वारा बलपूर्वक कार्य करते हैं, वही एक प्रकार का श्रम होता है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहां पे दोनों प्रकार का जो ऊर्जा होती है वो वेस्ट होती है। पहली एनर्जी कौन सी, जिसमें हम लोगों का फिजिकली काम उतना तो नहीं होता है, फिर भी हम लोग एक जगह स्थिर बैठे रहते हैं, वो बैठने की जो स्थिति होती है वो फिजिकली ही बैठे रहते हैं, तो वहां पे फिजिकली वर्क भी थोड़ा बहुत होता है। उसमें आपको एनर्जी इन्वेस्ट तो नहीं दिखेगा बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे हम लोग फिजिकली भी बैठे रहते हैं और मेंटली भी बैठे रहते हैं, तो दोनों प्रकार से ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। तो कार्य करने के दौरान तो केवल फिजिकली वर्क हम लोग बहुत ज्यादा
ज़्यादा करते हैं, लेकिन अध्ययन करने के दौरान हम लोग पास दोनों ऊर्जाओं का ह्रास होता है, एक फिजिकली भी और एक मेंटली भी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वह कह रहा है कि उसने कठिन परिश्रम करा और उसने अपने आप को थका महसूस किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कैसा। हम लोग पाते हैं दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वह एक समान है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, यहाँ वर्क और यहाँ महसूस, यहाँ पे काम करना और वहाँ पे महसूस करना। कारण परिणाम का संबंध है, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया इसीलिए उसने अपने आप को थका हुआ महसूस किया। और अब काम करने के दौरान और थका महसूस होने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, क्योंकि जब आप अच्छे से काम कंप्लीट करोगे उसके बाद आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर लोगे, तो यहाँ पे कुछ समय जरूर लगेगा कार्य करने के दौरान। तो इसका मतलब जहाँ पे डेल्टा टी इज नॉट टेंडिंग टू जीरो होता है वहाँ पे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से बना देते हैं। तो हम लोग इसको जब परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाने जाएंगे तो हम लोग जानते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के दो केस होते हैं, एक आपको पढ़ाया गया एक्टिव वॉइस केस, एक आपको पढ़ाया गया पैसिव वॉइस केस। एक्टिव वॉइस केस में हम लोग कैसे लिखते हैं, हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे लिखते हैं, हैविंग प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिव वॉइस केस से बनाएंगे क्योंकि दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं। तो हो जाएगा सबसे पहले हैविंग वर्कड हार्ड कामा ही फेल्ट टायर्ड, हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। चलो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अर्थात जब समय अंतराल शून्य रहेगा तब प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड व्हेन डेल्टा टी डजंट टेंडिंग टू जीरो देन परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी जब समय अंतराल लगेगा तो वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा, जब समय अंतराल नहीं लगेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा, और जब समय अंतराल लगेगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। ये दोनों बातें सर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के अगले सेंटेंस पे चलते हैं। चलो ध्यान से आज का तीसरा सेंटेंस देखेंगे, और ओवरऑल अगर कॉपी के हिसाब से देखा जाए तो आप 13वां 14वां सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अगर आज के तीसरे सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस है सी वाज एलोन एट होम, सी वाज एलोन एट होम। दूसरा सेंटेंस है सी बिगैन टू वीप, सी बिगैन टू वीप। पहले वाक्य का अर्थ हो गया सी मतलब हुआ, वाज मतलब थी, एलोन माने अकेली, एट होम मतलब घर पे। करा वो अपने घर पे अकेली थी, सी बिगैन टू वीप करा और वह रोना शुरू कर दी। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें या किस पार्टिसिपल के द्वारा बनेगा, सबसे पहले हम लोग पाएंगे दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, एक समान है। दोनों वाक्यों की जो फाइनाइट वर्ब है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वाज जो है वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और वाज एलोन मिल के अकेली थी, यानी वाज जो है यहाँ पे दोनों की तरह व्यवहार करने लग रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वहाँ काम कर रहा है एक तरह से, और फाइनाइट वर्ब की तरह से भी काम कर रहा है, क्योंकि अलग से एक्स्ट्रा फाइनाइट वर्ब दिया नहीं है। तो हम जब पढ़े थे कि अगर ई जा रहे हैं वाज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ वह फाइनाइट वर्ब का भी थोड़ा बहुत अर्थ देने में अपना काम करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसके स्थान पर बीइंग लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बीइंग एलोन एट होम, घर पे अकेले होने के कारण। अब दोनों जगह पे सी आया है तो यहाँ पे भी सी लिख देंगे, सी बिगैन टू वीप, यानी घर पे अकेली होने के कारण करा वह क्या करने लगी, रोने लगी, या उसने रोना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। हम लोग चौथे सेंटेंस की तरफ आज के बढ़ते हैं। आज का चौथा सेंटेंस है आई फिनिश्ड माई डिनर, आई फिनिश्ड माई डिनर, आई फिनिश्ड माई डिनर। और दूसरा सेंटेंस है आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो अगर हम लोग इन दोनों वाक्यों के अर्थ को सबसे पहले देखें, आई मतलब मैंने, फिनिश्ड मतलब समाप्त किया, माई मतलब अपना, डिनर मतलब रात का भोजन करा। मैंने अपना रात का भोजन समाप्त किया, अर्थात मैंने रात का भोजन कर लिया। करा आई वेंट आउट, मैं बाहर चला गया, फॉर ए वॉक मतलब टहलने के लिए। करा कि मैं बाहर टहलने के लिए चला गया। तो पहले वाक्य में बता रहा है कि मैंने रात का भोजन अपना समाप्त किया और मैं बाहर टहलने के लिए चला गया। अब यूजुअली हमारे भारत में जो होता है, ध्यान से लोग सुनेंगे, सामान्यतः हमारे भारत में क्या होता है, जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने जब लोग बैठते हैं
तो वो खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, और एक्चुअली वो तब खाना बंद करते हैं जब मतलब वो उससे ज़्यादा अब नहीं खा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जब खाने बैठ जाते हैं तो उनको अपनी भूख का भी अंदाज़ा नहीं रहता है। मतलब भारत में ना एक सिस्टमेटिक चलता है कि हमें सुबह खाना है, शाम को खाना है, दोपहर को खाना है, जिसको जब समय मिल जाता है वो खा लेता है। पता नहीं क्यों, पता नहीं भूख मतलब लगना और न लगना उनको पता भी रहता है कि नहीं पता रहता है। कुछ काम अगर नहीं भी करते हैं फिर भी एक काम जरूर करते हैं, वो खाने वाला करते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं कहीं अगर चले गए जहाँ पे मान लीजिए पूड़ी कहीं मिल रही है, वहाँ पे कुछ लोग 5, 10, 15 मिनट में खाते हैं और कुछ लोग 45 मिनट 50 मिनट तक भी आराम से खड़े होकर घूम घूम के बराबर खाते रहते हैं। और अच्छा, ये बाहर जो यहाँ जो करा है कि मैं खाने के बाद बाहर चला गया, कुछ लोग मतलब इतना ज़बरदस्त खा लेते हैं, एकदम तगड़ा खा लेते हैं कि वो मतलब उठ ही नहीं पाते हैं, थोड़ी देर तक एडजस्ट करना पड़ता है उनको उठने के लिए। और कुछ लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो बताइए, जब वो अपने को उठने के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बाहर टहलने के लिए कैसे जाएंगे? तो सुपाच्य भोजन करिए, स्वस्थ रहिए। खाना मतलब विद्यार्थी जीवन में कम से कम खाने का प्रयास करना चाहिए। अब कम से कम मतलब वीकनेस ना आ जाए, बाकी जो भी लेना चाहिए वैसे अपने खाने में फूड को या अपने जो फूड आइटम्स होते हैं उसको शामिल करना चाहिए, जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने वाले हैं, मतलब पोषक देने वाले हैं। सबको बात समझ में आ गई? तो चलो कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनका फेवरेट डिश क्या है, अगर उनको खाने के लिए कभी मिल जाए वह क्या खाना सबसे तगड़ा पसंद करें। चलो कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी किसकी फेवरेट डिश है, पहुंचा दी जाएगी उसके पास। एक्चुअली पहुंचा तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग बता दीजिएगा कौन कौन सी डिश तगड़ी है, हम देखेंगे पक्का। तो हम लोग अगर इस वाले सेंटेंस को दोनों देखें तो हम लोग जब इसको बनाने जाएंगे तो कह रहा आई फिनिश्ड माई डिनर, मैंने अपना भोजन कर लिया। कह रहा आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, करा और मैं बाहर टहलने के लिए चला गया। तो जैसे ही डिनर खत्म होगा उसके जस्ट तुरंत बाद मतलब वह टहलने के लिए चला जाएगा। लेकिन ऐसी कोई जल्दबाजी तो नहीं है कि मतलब जैसे ही खत्म किया वैसे ही चला गया, थोड़ा बहुत उसमें समय लग सकती है। इसीलिए हम लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बना दे। तो हो जाएगा हैविंग, क्योंकि एक्टिव वॉइस में लिखा गया तो हम लोग हैविंग लिखेंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग फिनिश्ड माई डिनर। हैविंग फिनिश्ड माई डिनर, हैविंग फिनिश्ड मतलब समाप्त करके, माई डिनर मतलब अपने भोजन को, आई मतलब मैं, वेंट आउट माने बाहर चला गया, फॉर ए वॉक मतलब टहलने के लिए। क्या करने के लिए अल्लाह? टहलने के लिए। तो आप लोग भी एक्सरसाइज करने की और व्यायाम करने की अपने अंदर मतलब थोड़ा बहुत कैपेसिटी डेवलप करिए। और ये एक प्रकार से हैबिचुअल भी होना चाहिए कि हमको सुबह, इस समय ठंडी का समय, सब लोग 6-7 बजे जब भी उठते हैं आप लोग जा सकते हैं टहलने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मेंटली ज़्यादा फिट रहने के लिए फिजिकली फिट होना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। और पढ़ाई बहुत अच्छी तब हो सकती है जब हम लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रहें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि रात का भोजन समाप्त करके करा मैं बाहर टहलने के लिए चला गया। आप लोग इसको कॉपी पे नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अगले सेंटेंस की बात करते हैं, यानी आज के 5वें सेंटेंस की बात करते हैं। सब लोग तैयार हैं? सब लोग देखेंगे अगला सेंटेंस कौन सा है। अगला सेंटेंस है सी हर्ट हर फुट। सी हर्ट हर फुट, सी हर्ट हर फुट। और अगला सेंटेंस है सी स्टॉप्ड, सी स्टॉप्ड, सी स्टॉप्ड। चलो ध्यान से इस सेंटेंस को समझेंगे। सी हर्ट हर फूड और दूसरा सी स्टॉप्ड। सी मतलब उसने, हर्ट मतलब चोटिल कर लिया, हर फुट मतलब अपने पाँव को। करे उसने अपने पाँव को चोटिल कर लिया, मतलब उसके पाँव में चोट लग गई भैया, चोट। और सी स्टॉप्ड मतलब वह रुक गई। करा उसने, उसका जो पाँव है वह चोटिल हो गया, उसके पाँव में चोट लग गई और वह क्या हो गई, रुक गई। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे लल्ला? यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, और दोनों जगह अगर सी सी है, सी सी यहाँ पे प्रोनाउन वाला है, दोनों का सब्जेक्ट समान है, यस1 और यस2 का सब्जेक्ट क्या है, समान है। और दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। यहाँ पे चोट लगना और यहाँ पे रुक जाना, दोनों की फाइनाइट वर्ब जो है अलग अलग है। FV1 इज नॉट इक्वल टू FV2। अच्छा, तीसरे में कारण परिणाम का भी संबंध है, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई, इसीलिए परिणाम हुआ कि वह क्या हो गई, रुक गई। और एक्चुअली बात यह है कि जैसे चोट लगती है चलो वैसे ही रुक जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ ये
मान के चलेंगे जैसे ही चोट लगी होगी वैसे ही वह रुक गई होगी, तो डेल्टा टी क्या है यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो है। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, सबसे पहले हो जाएगा हर्टिंग हर फुट, अपने पैरों को चोटिल करते हुए या अपने पैरों में चोट लगते हुए करा कॉमा से स्टॉप्ड, करा वह क्या हो गई, रुक गई। यानी उसके पैरों में चोट लग गई और परिणाम हो गया कि वह क्या हो गई, रुक गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आया होगा और आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले सेंटेंस की बात करते हैं आज के। I took up my gun. I took up my gun. I went to hunt a tiger. I went to hunt a tiger. अब अगर लाला इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो तो हम लोग देखेंगे हम लोग किस पार्टिसिपल का यूज करके इसको बना सकते हैं। पहले अर्थ निकाल लो। आई मतलब मैंने, टुक मतलब उठाया, अप माने ऊपर, माई मतलब अपनी, और गन मतलब बंदूक को, मैंने अपनी बंदूक को ऊपर उठाया। आई वेंट मतलब मैं चला गया, टू हंट शिकार करने के लिए, टाइगर करम मैं टाइगर का शिकार करने के लिए चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखें दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट बराबर समान, फाइनाइट वर्ब अलग अलग, फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न, तीसरा रीजन रिजल्ट का संबंध। अब बताओ मैंने अपना बंदूक उठाया, मैंने अपनी बंदूक उठाई और मैं शिकार करने के लिए या टाइगर का शिकार करने के लिए चला गया, तो जैसे ही उठाया होगा वैसे ही चला गया होगा। यानी इसका मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब अगर हम लोग इसको बनाएंगे टेकिंग अप माई गन, अपनी बंदूक को उठाते हुए, आई वेंट टू हंट ए टाइगर, आई वेंट टू हंट ए टाइगर, अपनी बंदूक को ऊपर उठाते हुए मैं एक टाइगर का शिकार करने के लिए, हंट करने के लिए क्या हो गया, चला गया। और आप लोग समझ गए होंगे इसको हम लोग कैसे बनाए। अगला सेंटेंस है द हेडमैन ऑफ द ऑफिस वाज इल, द हेडमैन ऑफ द ऑफिस वाज इल। दूसरा he could not attend the meeting। सबसे पहले हम लोग अर्थ निकालते हैं। द हेडमैन माने जो मुख्य व्यक्ति है, जो प्रमुख व्यक्ति था, ऑफ द ऑफिस माने कार्यालय का, वाज मतलब था, इल मतलब बीमार। करा जो कार्यालय का पदाधिकारी था, मुख्य अधिकारी था, प्रमुख था, करा वह क्या था, बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, करा वह सभा को अटेंड नहीं कर सकता, सभा में शामिल नहीं हो सका। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें दोनों वाक्यों को, तो हम यहाँ पे लिखा गया द हेडमैन ऑफ द ऑफिस, तो द हेडमैन ऑफ द ऑफिस और यहाँ पे ही, दोनों सब्जेक्ट एक समान है। द हेडमैन ऑफ द ऑफिस जो है उसी के लिए ही का प्रयोग किया गया है। दोनों की फाइनाइट वर्ब की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे वाज इल मिल के यहाँ पे फाइनाइट वर्ब का काम कर रहे हैं। वाज इल मतलब बीमार था, तो यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब प्लस फाइनाइट वर्ब दोनों की भूमिका में है। और अगले वाले में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब अटेंड है। अब हम लोग जानते हैं जब ई जा रहे हैं वाज वर्ब का प्रयोग लल्ला दोनों का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस फाइनाइट वर्ब की भी अपनी भूमिका निभाने लगता है, तो हम लोग बीइंग वाला प्रयोग करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बीइंग। बीइंग मतलब क्या बताए थे आपको, बीइंग मतलब क्या बताए थे, बीइंग मतलब क्या बताए थे, के कारण। तो बीइंग हो जाएगा इल यानी बीमार होने के कारण, फिर कामा लगा देंगे। अब ही लिखेंगे कि द हेडमैन ऑफ द ऑफिस लिखेंगे, सर जी द हेडमैन ऑफ द ऑफिस लिखेंगे, द हेडमैन ऑफ द ऑफिस, द हेडमैन ऑफ द ऑफिस कुड नॉट, जिसको हम लोग प्यार से कुदंत कहते हैं, द हेडमैन ऑफ द ऑफिस कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। उम्मीद करते हैं सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक एक कंसेप्ट को पूरे मन से अच्छे से रिवाइज भी किया है, पढ़ा भी है, सारे नियमों को समझा है, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को देखते हैं।
अगले सेंटेंस चलो ध्यान समझेंगे। आई हर्ड आदित्य, आई हर्ड आदित्य शाउटिंग। आई हर्ड आदित्य शाउटिंग। आई वेंट टू, आई वेंट टू, आई वेंट टू हिम, टू, आई वेंट हिम, आई वेंट टू हिम टू साइलेंट। चलो ध्यान सुनेंगे। करा आई मतलब मैंने, हर्ड मतलब सुना, आदित्य मतलब आदित्य को, शाउटिंग मतलब क्या करते हुए, चिल्लाते हुए। करा आई वेंट मतलब मैं गया, टू हिम मतलब उसके पास, टू साइलेंट मतलब उसे क्या करने के लिए, शांत करने के लिए। तो कह रहा मैंने आदित्य को चिल्लाते हुए सुना, कह रहा मैं उसे शांत करने के लिए गया। अब अगर आप दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट एक समान है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है, यहाँ सुनना और यहाँ जाना कारण पड़ाम का संबंध है, क्योंकि मैंने आदित्य को चिल्लाते हुए सुना इसलिए मैं उसको शांत कराने के लिए गया, और जैसे ही मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना होगा वैसे ही मैं उसे शांत कराने के लिए गया होऊंगा। तो हो जाएगा हियरिंग, हियरिंग आदित्य शाउटिंग, हियरिंग आदित्य शाउटिंग, कामा आई वेंट टू हिम टू साइलेंट, टू साइलेंट। उम्मीद करते हैं आपको पार्टिसिपल का हर एक सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग सारे नियमों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम लोग अगले सेंटेंस पे ध्यान से बढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखेंगे। अगला सेंटेंस है ही वाज वॉकिंग, he was walking, he was walking along the footpath, along the footpath, along the footpath, he was walking along the footpath one day, one day, he was walking along the footpath one day। और दूसरा सेंटेंस है he saw a dead dog, he saw a dead, he saw a dead dog, he saw a dead dog। सब हमारी बात ध्यान सुने। अब सबसे पहले हम लोग अर्थ निकालते हैं। कह रहा ही मतलब वह, वाज वॉकिंग माने टहल रहा था, एलांग माने से होकर या के सहारे, द फुटपाथ माने फुटपाथ के जिसपे पैदल यात्री चलते हैं। तो कह रहा है कि वह फुटपाथ के सहारे चल रहा था, टहल रहा था, वन डे माने एक दिन। कह रहा वह फुटपाथ से होते हुए फुटपाथ के सहारे एक दिन क्या कर रहा था, टहल रहा था। ही मतलब उसने, सा माने देखा, ए माने एक, डेड माने मरे हुए, डॉग माने कुत्ते को। तो कह रहा है उसने एक मरे हुए कुत्ते को क्या किया, देखा। अब अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे कि दोनों का सब्जेक्ट क्या है, एक समान है, दोनों का सब्जेक्ट ही है, तो दोनों में सब्जेक्ट एक समान है। अब दोनों की फाइनाइट वर्ब हम लोग देते हैं। यहाँ पे वॉक जो है इज, आर एम, वाज वर्ब का प्रयोग तो जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जो वॉक है ये अपने आप में फुल फाइनाइट वर्ब है। और जब फुल फाइनाइट वर्ब है तो इस वाले सेंटेंस में अगर आप लोग बीइंग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीइंग तब लगता है जब उसके साथ या तो फाइनाइट वर्ब अवेलेबल ना हो, या तो कोई ऐसा शब्द दिया गया हो जो पूर्ण रूप से फाइनाइट वर्ब ना हो। तो इसका मतलब इज, आर एम, वाज वर्ब मिलके उसके लिए फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें फुल फाइनाइट वर्ब मिल गई वॉक, इसीलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग दोनों के रूप में नहीं किया गया। और बीइंग तभी लगाते हैं जब हमें उसका प्रयोग हेल्पिंग के साथ साथ फाइनाइट वर्ब के रूप में भी कार्यकर्ता मिले। इस सेंटेंस में वह केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, फाइनाइट वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बीइंग वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो अगर कोई ये सोच रहा था कि इसमें बीइंग लगेगा तो वो नहीं सही सोच रहा। सब लोग देखें ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आपको ऐसे वाक्य भी कभी कंपटीशन में मिल सकते हैं भ्रमित करने के लिए, जिसमें इज, आर एम, वाज वर्ब दिखाई देगा, सिंथेसिस भी करना रहेगा, लेकिन वहां पे वह फाइनाइट वर्ब का काम नहीं कर रहा होगा या अर्थ निकालने में अपनी मदद नहीं दे रहा होगा, तो वहां पे हम लोग नहीं कर सकते। सबको बात समझ में आ गई? अच्छे से थम्स अप कर दीजिएगा। हाँ सर, यहाँ पे यह पहला वाज वाला ऐसा सेंटेंस आया है जिसमें हम लोग बीइंग से नहीं बना रहे हैं। हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो वह एक दिन फुटपाथ के सहारे टहल रहा था, उसने एक मरे हुए या मृत कुत्ते को देखा।
अब अगर हम लोग देख रहे हैं दोनों का सब्जेक्ट एक समान है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है और दोनों में कारण परिणाम का भी संबंध है, लेकिन उसके फुटपाथ पर चलने के दौरान और उस मृत कुत्ते को देखने के बीच में जैसे ही चला होगा, यहाँ पे आवश्यक नहीं है तुरंत देखा होगा, कुछ समय लगा होगा कि वह फुटपाथ पे जा रहा था, टहल रहा था, तब उसकी दृष्टि पड़ी होगी किसी मरे हुए कुत्ते के ऊपर। सबको बात समझ में आ रही है? वह फुटपाथ पे ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जैसे आप लोग मान लीजिए साइकिल कभी चलाते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद पता चला कि दो महिलाएं क्या कर रही हैं, खूब सुंदर झगड़ा कर रही हैं खूब सुंदर झगड़ा कर रही हैं और उसके साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के सुंदर सुंदर शब्दों का भी प्रयोग कर रही हैं, जिसको सुनने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। समझ गए ना हमारी बात? तो यहाँ देखिए, he was walking along the road along the footpath one day और he saw a dead dog। तो वह एक दिन जा रहा था और उसने एक मरे हुए कुत्ते को देखा। तो हम लोग यहाँ समझ गए सब्जेक्ट क्या है, समान है, फाइनाइट वर्ब क्या है, अलग अलग क्या है, कारण परिणाम का संबंध है, लेकिन कुछ समय लगा होगा भैया, काहे कि जैसे ही निकलेगा वैसे ही देख लेगा, इसकी कोई हमें यहाँ क्लियरिटी नहीं है। सबको बात समझ में आई? इसलिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो जब परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एक्टिव वॉइस केस से बनेगा कि पैसिव वॉइस केस से बनेगा। अच्छा, हम लोग एक्टिव वॉइस केस कैसे पहचाने थे? एक्टिव वॉइस केस ऐसे पहचाने थे कि हमको एमबी थर्ड दिखाई नहीं देगा, और पैसिव वॉइस हम लोग कैसे पहचाने थे कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके साथ हमें एमबी थर्ड दिखाई देगा, और प्लस फॉर्मल रहेगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा, और इनफॉर्मल रहेगा, जरूरी नहीं है बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे। सारी बातें आपको बताई गई है। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1 से अगर सारी बातों को देख लेंगे, हमारा यकीन मानिए, आपके भाई का यकीन मानिए, आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी और पढ़ने के बाद आप कहोगे हाँ सर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम चाहते हैं कि हम इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करें, आपके अंतरात्मा की आवाज कहेगी। तो अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लग रही होगी और वीडियो सारी बातें समझ में आ रही होगी, सब लोग शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर कोई मिलेगा, कोई क्लास 12 का अच्छा लड़का जो पढ़ना चाहता है, वास्तव कंटेंट जानना चाहता है, तो आप उसके पास शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि हाँ भैया पढ़ाते हैं, आप इसको इस प्रकार से जाएंगे और ऐसे ऐसे देखते चले जाएंगे, आप बता भी सकते हैं। अब हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो हम लोग देख रहे हैं एक्टिव वॉइस केस है। तो एक्टिव वॉइस केस में हम लोग जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हैविंग, क्योंकि हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से बना रहे हैं, और फिर जो वर्ब आई रहेगी उसका थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा हैविंग वॉक्ड, थर्ड फॉर्म ना, अलोंग द फुटपाथ वन डे, फिर कामा लगा देंगे, दोनों जगह ही है तो आप लोग ही लिख देंगे, केवल ही करेंगे नहीं। ही सा ए डेड डॉग, ही सा ए डेड डॉग, हैविंग वॉक्ड अलोंग द रोड फुटपाथ वन डे कामा ही सा ए डेड डॉग। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर वाज लगा भी गया रहेगा तो जरूरी नहीं है कि हर बार बीइंग से बनेगा, कभी अगर कंडीशन चेंज होगी तो बीइंग के अलावा हम लोग दूसरे कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉलो हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और यहां तक आप लोग सारी बातों को अच्छे समझ गए होंगे। लल्ला, जो उद्देश्य है कि आप लोगों को किसी भी कीमत पे अच्छा कंटेंट सरलतम शब्दों में और सबसे अच्छे से समझ में आए आपको, यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते रहिएगा। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगले सेंटेंस हम लोग ध्यान से देखें। सेंटेंस अगला ये है, यू फेल्ट टायर्ड, यू फेल्ट टायर्ड, यू फेल्ट टायर्ड। और दूसरा सेंटेंस है, यू लेड योर वर्क, यू लेड योर वर्क असाइड, यू लेड योर वर्क असाइड। अब अगर हम लोगों को इसका सिंथेसिस करना हो तो आप लोग ध्यान से देखें हम लोग इसका सिंथेसिस कैसे करेंगे। ध्यान से हमारी बात सब लोग सुने। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है यू मतलब तुम, फेल्ट मतलब महसूस कर रहे हो, टायर्ड माने थके हुए, कह रहा तुम थके हुए महसूस कर रहे हो। अरे भैया हो सकता है कोई बहुत लंबे समय से काम कर रहा हो, थक गया हो और उसका फ्रेंड आया हो
और वो उसकी स्थिति को देखा हो तो वह कह रहा है, वो कहा होगा उससे यू फेल टायर्ड, कि तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो या तुम थके हुए महसूस कर रहे हो, इसीलिए यू लेड योर वर्क, यू मतलब तुम, लेड योर वर्क मतलब अपने कार्य को रख दो, असाइड माने दूसरी तरफ या एक तरफ, कह रहा है कि तुम अपना काम लल्ला थोड़ी देर के लिए, वो कह रहा है छोड़ दो, और तुम क्योंकि थके हुए महसूस हो रहे हो या अपने आप को महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों वाक्यों का अर्थ समझ में आ गया। यू मतलब तुम फेल्ट महसूस कर रहे हो, टायर्ड थके हुए, यू लेड योर वर्क तुम अपने कार्य को छोड़ दो, रख दो, साइड माने दूसरी तरफ मतलब थोड़े समय के लिए अपने कार्य को थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा मतलब थके हुए हो, थोड़ा आराम कर लो, इसलिए कहा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान है, फाइनाइट वर्ब क्या है, अलग अलग है, कारण परिणाम का संबंध है, कारण परिणाम का क्या है, संबंध है। अब बताइए, जब उसको देखा होगा, थका हुआ देखा होगा, तो उसको तुरंत कहा होगा अपना काम छोड़ने के लिए, एक तरफ रखने के लिए थोड़ा समय लिया होगा। आप सोच के बताना, अगर इन दोनों वाक्यों को हम लोग देखें तो आपको, आपसे अगर आपका दोस्त आके कहेगा, तो जैसे ही आपको थका हुआ देखेगा, आप वो पहला अपीयरेंस आपका समझ में आ जाएगा कि आप थके हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो तुरंत कहेगा भाई। जब तुरंत कहेगा तो हम लोग बड़े आराम से इसको बना लेंगे। तो लिख देंगे सबसे पहले फीलिंग टायर्ड, फीलिंग टायर्ड यानी थके हुए महसूस करते हुए, फिर कामा यू लेड योर वर्क असाइड, यू लेड योर वर्क असाइड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। हम आज एक और सेंटेंस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सब लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे। देखें, आई हर्ड आदित्य, आई हर्ड आदित्य, आई हर्ड आदित्य। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज साउटिंग वेरी लाउडली, ही वाज साउटिंग वेरी लाउडली, ही वाज साउटिंग वेरी लाउडली। और लाला तीसरा सेंटेंस है ही वाज कॉलिंग मी, ही वाज कॉलिंग मी। हमारे पास सब लोग ध्यान समझेंगे, इसको सब लोग स्टार कर लेंगे, इसको सब लोग स्टार कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग अभी लाइव कमेंट करके हमें बताइए, हम आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, देखते हैं 10 सेकंड में कोई बना सकता है क्या। और हमारे बीरो जागो और बना के दिखाओ। आई हर्ड आदित्य मैंने आदित्य को सुना, ही वाज साउटिंग माने वह चिल्ला रहा था, वेरी लाउडली माने बहुत तेजी से, ही वाज कॉलिंग मी। और तीसरा सेंटेंस कह रहा ही वाज कॉलिंग, वह पुकार रहा था, बुला रहा था, मी मतलब मुझे। पहला कह रहा मैंने आदित्य, आई हर्ड मैंने आदित्य को सुना, ही वाज साउटिंग वह चिल्ला रहा था, वेरी लाउडली बहुत तेजी से। तीसरा का ही वाज कॉलिंग मी, वह मुझे क्या कर रहा था, बुला रहा था। और आपके जानकारी के लिए बता दें, ये जो इस प्रकार के 3 सेंटेंसेज को मिला के सिंथेसिस में आते हैं, ये 12 में भी आ सकते हैं और एसएससी लेवल पे भी, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल रहेगा वहां पे भी ऐसे सेंटेंसेज अगर पूछना चाहेगा एग्जामिनर तो पूछ सकता है, कभी सिंथेसिस का अगर सेंटेंस आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसको बनाने जाएं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला सेंटेंस दिया गया है, दूसरा सेंटेंस दिया गया है और तीसरा सेंटेंस दिया गया है। सो ध्यान समझे, पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, तीनों को सिंथेसाइज करके एक सेंटेंस बनाना है। हम लोग देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या, आदित्य, क्योंकि नाउन है। वह दूसरे वाले में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। पहले वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाले वाक्य में किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और फिर आगे हम लोग देख रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। देखिए जो बताया जा रहा है वो किसके द्वारा बताया जा रहा है, ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बताया जा रहा है। किसके द्वारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है ना। हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम नंबर 3 पढ़े थे, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, उस सभी बारे में जो कुछ बताया जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताया जाए। सबको बात समझ में आई। तो हम लोग यहां से लेके यहां तक तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और फिर तीसरे वाले में इसी की विशेषता को बताया जा रहा है कि ही वाज कॉलिंग मी, कि वह मुझे ही बुला रहा था। कौन मुझे ही बुला रहा था, आदित्य, वही लड़का मुझे बुला रहा था। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई हर्ड आदित्य, आई हर्ड आदित्य। ध्यान से पहले सेंटेंस को, आई मतलब मैंने, हर्ड मतलब सुना, आदित्य मतलब आदित्य को क्या करते हुए, साउटिंग वेरी लाउडली, साउटिंग वेरी लाउडली। सो ध्यान समझेंगे, आई हर्ड आदित्य
देखिए आदित्य की जो विशेषता बताने वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला पार्ट है उसको लाके हम लोग जोड़ दिए कि नहीं, यही हम लोग पढ़े थे ना कि अगर पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट रहे और उसके बारे में प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा बताया जाए तो जिसके बारे में बताया जाएगा उसी के तुरंत बाद लाके उसकी विशेषता बताने वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले पार्ट को जोड़ देते हैं। तो आई हर्ड आदित्य, मैंने आदित्य को सुना, साउटिंग चिल्लाते हुए, वेरी लाउडली माने बहुत तेजी से। और क्या कर रहा था, ही वाज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा था। तो हम लोग अगले वाले भाव को किससे जोड़ देंगे, एंड से जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, आई हर्ड आदित्य, फिर से सुनिए सर ध्यान से, आई हर्ड आदित्य साउटिंग वेरी लाउडली एंड क्या करते हुए, कॉलिंग मी। अगर कोई लड़का, अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई हमारा भाई बहन अपने से इसको बना लिया होगा तो इसका मतलब उसकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे लेवल की हो गई है। हम लोग इसका अर्थ निकाल के देखते हैं। आई मतलब मैंने, हर्ड मतलब सुना, आदित्य मतलब आदित्य को, साउटिंग माने चिल्लाते हुए, बेरी माने बहुत, लाउडली माने तेजी से, एंड मतलब और, कॉलिंग माने बुलाते हुए, मी माने मुझे। मैंने आदित्य को बहुत तेजी से चिल्लाते हुए और मुझे बुलाते हुए सुना। सबको बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो 3 सेंटेंस अलग अलग दिए गए थे हम लोग उसको सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। इस प्रकार से हमारा सिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और हमें सिंपल सेंटेंस प्राप्त हो गया या सिंपल सेंटेंस का ज्ञान हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम आपको केवल 2 सेंटेंस दे दे रहे हैं सर, और कमेंट बॉक्स में हमें करके बता देंगे। और हमारा जो सिंथेसिस की एक्सरसाइज है ये वाली वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों के बारे में अगर ज्ञान हो गया अच्छे से। और आपका अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा जो आपके अगर कोई भी बुक में अगर आपको दिख रहा होगा आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका पक्का रिप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं आ रहा हो, जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर देंगे। हम लोग अच्छे लेवल के और अच्छे सवाल करेंगे। हम लोग एक बार पार्टिसिपल पूरा पढ़ लेंगे, हम मिसलेनियस जब आपको कराएंगे तो और अच्छे लेवल जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी आपके पास अगर कोई ऐसा सेंटेंस है सिंथेसिस का जो आपको दिक्कत करे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सब लोग इसको होमवर्क के रूप में समझ लीजिए या इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में समझ लीजिए। आप लोग इसको हमें करके अभी दिखाएंगे, या तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आएगा लिख देंगे, या बाद में जब कर लीजिएगा तब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। आज का पहला सेंटेंस जो आप लोग करके दिखाना है, लिखें सब लोग। माई फादर कैन नॉट ईट हार्ड फूड। माई फादर कैन नॉट ईट हार्ड फूड। कैन नॉट ईट हार्ड फूड। दूसरा सेंटेंस है he is very old. he is very old. लल्ला तीसरा सेंटेंस है he has lost his teeth. he has lost his teeth. he has lost his teeth. सब लोग इसका सिंथेसाइज करके हमें बताएंगे 3 सेंटेंस का, और एक सेंटेंस आपको और दे रहे हैं। सेंटेंस है I sat down to take. I sat down to take. I sat down to take rest a little. Take rest a little. और दूसरा सेंटेंस है I had a long and tiring walk. I had a long and tiring walk. आपको बहुत अच्छे लेवल के दोनों सेंटेंस दिए हैं। अगर आप लोग इसको बना लेंगे, एसएससी में पूछे हुए या एसएससी के लेवल की परीक्षाओं में पूछे हुए, एनडीए के लेवल में पूछे हुए जो परीक्षाएं होती हैं उसके सेंटेंसेज हैं, सब लोग इसको हमें बनाकर दिखाने का प्रयास करेंगे। हम एक छोटा सा और आप लोग दे दे रहे हैं, इसको भी सब लोग करके आएंगे। सेंटेंस है he has told you the facts. he has told you the facts. he has told you the facts. और दूसरा सेंटेंस है he has nothing more to see. he has nothing more to say. he has nothing more to say. और तीसरा सेंटेंस है he will sit down. he will
सिट डाउन, he will sit down। तो लोग तीनों सेंटेंस को करेंगे। हम इसका आंसर आपको अगली वाली वीडियो में एकदम 100% बताएंगे, लेकिन तब तक आप लोग प्रयास करेंगे कि ये आपसे बनते हैं नहीं बनते, अपने कॉपी से लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, और अगर बन पाएगा या आपका इसका सिंथेसाइज कर पाएंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों सेंटेंस है जो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें करके दिखाएं। तो जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसका हम आपको आंसर बता देंगे। अगर आपके कमेंट बॉक्स में कोई सेंटेंस रहेंगे उस सेंटेंस के बारे में सिंथेसाइज करा देंगे, और फिर हम लोग सिंथेसिस की दूसरी टॉपिक यानी इन्फिनेटिव के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से वाक्यों का सिंथेसिस करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, सिंथेसिस को आप लोग और ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ पाए होंगे, पार्टिसिपल के ऊपर अच्छी चर्चा हम लोगों की हो गई। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जहां तक ये वीडियो पहुंचाया जा सकता है सब लोग पहुंचा दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का और भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।